तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी की, एक ऐसी महागाथा की जिसे सरकार ने इतिहास के पन्नों से ही मिटा देने की पूरी कोशिश की। ये कहानी है केजीएफ चैप्टर 1 की। पता है, ये कहानी उस आदमी से शुरू ही नहीं होती। ये शुरू होती है उसकी कहानी को, उसकी पूरी लेजेंड को हमेशा के लिए दफनाने की एक जबरदस्त, एक हताश कोशिश से। सवाल यही है, आखिर सरकार एक अकेले आदमी को इतिहास से मिटाने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है किताब से, एक बैन की हुई किताब जिसका नाम था एल डोराडो। इसकी सिर्फ एक कॉपी बची थी और उसी में उस शख्स की पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा था। इस किताब के जो लेखक थे आनंद इंगलागी, उनका दावा था कि किताब में लिखा एक एक लफ्ज सच है। उन्होंने 1951 से 1981 के बीच हुई घटनाओं के बारे में लिखा था और ये घटनाएं इतनी खतरनाक थीं कि सरकार ने इन्हें दबाने के लिए डेथ वारंट तक जारी कर दिया था। सोचिए। अब देखिए, यही वो चीज है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। एक तरफ है सरकारी कहानी जहां 1950 से 1980 के बीच के किसी भी अखबार में केजीएफ का नाम तक नहीं है, बिल्कुल खामोशी। और दूसरी तरफ है ये किताब जो बताती है कि वहां सोने और गुलामी पर बना एक पूरा का पूरा छिपा हुआ साम्राज्य था। सरकार कहती है ये तो बस एक छोटा मोटा लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, पर किताब कहती है नहीं, ये देश के सबसे खतरनाक आदमी का उदय था। तो इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, हमारे हीरो के बचपन में, जहां उसने अपनी मरती हुई मां से एक ऐसा वादा किया जो उसकी पूरी जिंदगी का मकसद बन गया। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं थी, नहीं, ये एक हुक्म था, एक ऐसा हुक्म जिसने उसे ताकत के पीछे एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में लगा दिया। और इस दौड़ की शुरुआत हुई बंबई की गलियों से। उसका असली नाम था राजा कृष्णप्पा बरिया, लेकिन दुनिया उसे रॉकी के नाम से जानने वाली थी। बंबई पहुंचते ही उसे एक बात साफ समझ आ गई, एक बहुत कड़वा सच, कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताकत की ही चलती है। और उसने ठान लिया था कि वो इस ताकत को हासिल करके रहेगा। और उसने किया क्या? देखिए, उसने कोई छोटा मोटा काम नहीं पकड़ा। सबसे पहले एक लोकल डॉन का ध्यान खींचने के लिए उसने सरेआम एक पुलिस के खबरी को पीटा। फिर जब वो डॉन के सामने पहुंचा तो उसने कहा, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे तो पूरी दुनिया चाहिए। और इसके बाद उसने एक एक करके सारे दुश्मन गैंग्स को खत्म किया और बंबई के पूरे गोल्ड स्मगलिंग के धंधे पर अपना कब्जा जमा लिया। मतलब वो सीढ़ी चढ़ा नहीं, उसने तो पूरी सीढ़ी ही तोड़ डाली और खुद को शहर के अंडरवर्ल्ड का नया बादशाह बना दिया। अब जब बंबई में उसका इतना दबदबा हो गया तो जाहिर है बड़े बड़े लोगों की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने उसे एक काम सौंपा, एक ऐसा काम जो लगभग नामुमकिन था, कोलार गोल्डफील्ड्स के वारिस को जान से मारना। ये कोलार गोल्डफील्ड्स, इसे नराची कहा जाता था, मतलब एक ऐसा किला जो खून और सोने से बना था। 1951 में सूर्यवर्धन नाम के एक आदमी को यहाँ सोना मिला और उसने हजारों लोगों को गुलाम बना के इस खदान में झोंक दिया। तो समझिए, नराची सिर्फ एक सोने की खदान नहीं थी, ये एक ऐसी सल्तनत थी जिसमें कोई घुस नहीं सकता था, एक ऐसी जगह जो सरकारी कागजों में थी ही नहीं। और इस किले को भेदना क्यों नामुमकिन था? क्योंकि इसकी हिफाजत के लिए देश की सरकार में बैठे लोग थे। किले के बाहर सूर्यवर्धन का खूंखार भाई अधीरा पहरा देता था, अंदर हजारों बेरहम गार्ड्स थे और इन सबके ऊपर था सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा, जो एक क्रूर और पागल तानाशाह था। मिशन था इस किले में घुसना और इसके होने वाले भगवान गरुड़ा को खत्म करना। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए रॉकी ने क्या किया? उसने खुद को एक गुलाम मजदूर के भेस में नराची के अंदर स्मगल करवा लिया। वो उन हजारों मजदूरों में से एक बन गया। 20,000, ये वो संख्या थी उन गुलामों की जिनके बीच वो पहुंचा। वो असल में धरती के नरक में पहुंच चुका था। उसने 20,000 से ज्यादा लोगों का दर्द, उनकी तकलीफ अपनी आंखों से देखी और खदान की जो असलियत थी वो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। सोचिए, वो गया तो था सिर्फ एक आदमी को मारने, लेकिन वहां उसे मिला तकलीफों का एक पूरा समंदर। और शायद जिंदगी में पहली बार रॉकी का मिशन सिर्फ उसकी अपनी चाहत से नहीं बल्कि किसी और चीज से उलझ गया। वो थी उसके आसपास के उन बेबस, सताए हुए लोगों की इंसानियत।
और यहीं नाराजी की उस अंधेरी गहरी खदान में एक कातिल धीरे धीरे कुछ और बनने लगता है, एक मसीहा। यहाँ एक टकराव होता है। रॉकी का मकसद था गरुड़ा को मारने का मौका ढूंढना, चुपचाप किसी की नज़र में आए बिना। लेकिन वहाँ के लोगों को क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था उम्मीद का एक चेहरा, कोई ऐसा जो उन जालिमों के खिलाफ सबके सामने खड़ा हो सके। रॉकी को अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, लेकिन लोगों को एक मसीहा चाहिए था जो उन्हें आज़ादी दिलाए। और जब रॉकी से गार्ड्स का जुल्म और सहा नहीं गया, तो उसके अंदर का ये संघर्ष बाहर आ गया। और फिर एक लेजेंड का जन्म होता है। कैसे? पहले वो अपनी आंखों से वो जुल्म देखता है जो बयान नहीं किया जा सकता। फिर वो अकेला निहत्था 23 गार्ड्स की पूरी टुकड़ी को मौत के घाट उतार देता है। और बस यही वो पल था, वो बगावत की पहली चिंगारी बन जाता है। उन गुलामों की नज़रों में एक मसीहा। उसने अपने सीक्रेट मिशन को एक तरफ रख दिया ताकि वो उन बेबसों का रखवाला बन सके। तो अब रॉकी सिर्फ एक हत्यारा नहीं है, वो 20,000 लोगों की उम्मीद है, और अब वो गरुड़ा से अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार है। लेकिन अब उसका प्लान बदल चुका है। उसे अब छिपने के लिए अंधेरे की जरूरत नहीं थी। उसने चुपके से वार करने का इरादा छोड़ दिया था। उसे अब किसी भेस की, किसी नकाब की जरूरत नहीं थी। वो अपने दुश्मन का सामना करेगा खुले मैदान में, सबके सामने। वो सीधा अपने दुश्मन के मंदिर में घुस गया और उनका नया भगवान बन बैठा। एक खास पूजा के दौरान हजारों गार्ड्स और उन 20,000 गुलामों के सामने रॉकी ने गरुड़ा का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने गरुड़ा के कभी ना हारने वाले वहम को चकनाचूर कर दिया और केजीएफ की गद्दी पर अपना हक जमा लिया। और यहीं उसका बदलाव पूरा होता है। वो अब सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, वो एक लीडर बन चुका था। एक ऐसा लीडर जिसके पीछे एक ऐसी फौज खड़ी थी जो उसके एक इशारे पर अपनी जान दे सकती थी। तो उसने किला जीत लिया, गद्दी भी हासिल कर ली। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करके क्या वो एक हीरो बना, या फिर उसी किताब में लिखा हुआ मॉन्स्टर? अपनी माँ से किया वादा तो उसने पूरा कर लिया, वो सबसे ताकतवर इंसान बन गया। पर इसी के साथ उसने सरकार की उस भविष्यवाणी को भी सच कर दिया और एक ऐसे महायुद्ध की शुरुआत कर दी जो अभी तो बस शुरू ही हुआ था।